हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैंक के लाभ या महत्व या बैंक की आवश्यकता। यानी आज का इस वीडियो देखने के बाद हम 3 प्रश्नों के उत्तर को आसानी से दे देंगे कि बैंक के क्या लाभ होते हैं, ये बैंक या फिर बैंक की क्या आवश्यकता है या फिर बैंक का क्या हमारे समाज में महत्व है। ठीक है, तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बैंक का लाभ है वो है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। ठीक है, जो पहला बेनिफिट है वो क्या है? मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक जो होता है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करता है। कैसे सुरक्षा करता है इसको समझ लीजिए। बैंक आपको एक लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। उस लॉकर में व्यक्ति जो होता है अपने बहुमूल्य वस्तु जैसे सोना, चांदी, जेवरात या बॉन्ड या प्रतिभूति या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभाल करके सुरक्षित रख देता है और उस लॉकर में से चोरी होने, दीमक लगने या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो बैंक जो होता है, जो समाज में मूल्यवान वस्तु होते हैं उनको अपने पास रख करके उसको सुरक्षा प्रदान करता है। पहले हम लोग जानते थे कि पहले हम लोग देखे हैं फिल्मों में भी, नाटकों में भी कि पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी। तो उस स्थिति को बचाने के लिए बैंक ने जो है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा बहुत ही बेहतरीन ढंग से करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, भुगतान में सुविधा। भुगतान में सुविधा। भुगतान में सुविधा यानी बैंक जो होता है हमको भुगतान करने में आसानी या सहूलियत प्रदान कर दिया। ये कैसे कर दिया इसको समझते हैं। भुगतान में सुविधा यानी हमको मान लीजिए हम बैठे हैं दिल्ली में, हमको भुगतान करना है मुंबई में, तो हम कैसे कर लेंगे? अपने अकाउंट से बैंक के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं या चेक काट करके उनको दे सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें भुगतान करने में सुविधा हो जाती है। यानी हमें कैश लेकर के गिन करके देने की आवश्यकता नहीं है, एक चेक काट दिए उसके माध्यम से भी दे दिए। तो कई प्रकार के ऐसी लाभ हैं, उसमें एक लाभ है भुगतान में सुविधा। तीसरा है भुगतान का प्रमाणन। तीसरा जो पॉइंट है वो है भुगतान का प्रमाणन। प्रमाणन जो बैंक के माध्यम से हम कोई भी भुगतान करते हैं तो वो एक प्रमाण के रूप में सुरक्षित रहता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण स्वरूप आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दिया। ठीक है, वो 1 महीने के लिए। 1 महीना के बाद वो व्यक्ति से पास जब मैं गया पैसा मांगने तो वो व्यक्ति कहते कि आपने मुझे पैसा कहाँ दिया था? तो फिर मेरे पास तो कोई साक्ष्य ही नहीं है क्योंकि मैंने उसको नकद दिया था। तो इस आधार पे मतभेद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो मुझसे पैसा मांगने आया था उसे मैं चेक काट करके दे दिया होता तो चेक नंबर और अकाउंट डिटेल से बताया जा सकता था कि मैंने उसको 10,000 रुपए दिया है। ये एक प्रमाण होता है क्योंकि हम खाते का जो स्टेटमेंट निकालते हैं, खाता विवरण यानी पासबुक की जो प्रति होती है, उससे पता चल जाता है कि मैंने इस तिथि को 10,000 इस व्यक्ति को दिया है। इससे वो व्यक्ति मुकर नहीं सकता। तो यानी एक प्रकार से ये भुगतान का प्रमाण पत्र होता है। आपको उसको बताता है कि नहीं, इन्होंने पैसा आपको दिया है और इसका भुगतान आपको करना है। ठीक है, तो भुगतान का प्रमाणन होने की वजह से जो आपसी मतभेद होते थे, लोगों में दुश्मनी या वैमनस्य की भावना, वे धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, चौथा पॉइंट है धन का उचित विनियोजन। धन का उचित विनियोजन। धन का उचित विनियोजन। धन का यानी बैंक के पास जो हम लोग पैसे जमा करते हैं, जो धन इकट्ठा होता है, उस धन का बैंक जो है विनियोजन करता है। कैसे करता है? जो हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ही लाभकारक सिद्ध होता है। जो बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान होते हैं उनको बैंक रुपया उधार देता है, जरूरत पड़ने पर सरकार को देता है, या जहां भी हमारे देश की आर्थिक आवश्यकता होती है वहां बैंक जो है ऋण प्रदान करता है। तो इससे क्या होता है, धन का उचित विनियोग होता है और वो पैसा भी अधिक होकर के मिलता है बैंक को, जिससे बैंक अपने ग्राहकों को ब्याज देता है और इसी धन का जो है उचित ढंग से विनियोजन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्राहकों की साख में वृद्धि। 5वां पॉइंट है
ग्राहकों की साख में वृद्धि। बैंक जो होता है ग्राहकों की साख में भी वृद्धि करता है। कैसे करता है इसको समझते हैं। जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार तो आज अपने देश तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोई भारत का बैठा व्यक्ति अमेरिका, जापान, चाइना कहीं से माल का लेन देन करता है। तो इस विदेशी व्यापार में जब हम किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें साख प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, और ये साख प्रमाण पत्र जो है बैंक ही जारी करता है किसी दूसरे देश के बैंक से के माध्यम से। तो जैसे मान लीजिए, इसको उदाहरण भाषा में हम समझे तो जैसे मान लीजिए हमको अमेरिका को माल बेचना है, अमेरिका के एक व्यापारी को उधार माल बेचना है। हमें ये नहीं पता है कि उस व्यापारी की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो हमारे माल का पैसा भी दे पाएगा नहीं। तो हम उसे क्या कहेंगे कि आप अपने देश के एक बैंक से अपना साख प्रमाण पत्र मुझे ला करके दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, जिससे मैं आपको उधार पैसा दे पाऊं। तो बैंक क्या करता है, ग्राहकों की साख प्रमाण पत्र जारी करता है, जिससे उनके साख में वृद्धि होती है। तो बैंक क्या करता है, ग्राहकों की साख में वृद्धि का काम भी करता है। ठीक है। अगला है धन का हस्तांतरण, यानी छठा पॉइंट है धन का हस्तांतरण। धन का हस्तांतरण यानी धन का ट्रांसफर। हस्तांतरण, धन का हस्तांतरण बैंक कैसे करता है, यानी आप मान लीजिए कमाने चले गए, इसको हम लोग थोड़ा लो लेवल पे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं चला गया दिल्ली काम करने, मेरा घर है झारखंड में, मैं दिल्ली काम किया और मुझे 1 महीने की सैलरी मिली। उस सैलरी को मुझे अपने घर पे पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे, पहला तरीका या तो मैं वहां नौकरी छोड़ करके बाई हैंड लेकर के कैश आऊं, क्योंकि कैश लेके आने में भी असुविधा है, असुरक्षित है, उसको चोरी होने का डर है, खो जाने का डर है। तो और दूसरा चीज, मैं नौकरी छोड़ के आ नहीं सकता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने बैंक में जाएंगे, वहां किसी बैंक में, वहां बोलेंगे सर मेरा ये पैसा जमा करिए और झारखंड के इस खाते में, इस बैंक में आप अपना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो बैंक क्या करता है, आसानी से धन का ट्रांसफर कर देगा। वहां से पैसा आपका गया आपके घर वाले खाते में, आपके पिता या आपकी माता जो भी जहां आपने भेजा उस खाते में पैसा आसानी से आ जाएगा। तो बैंक क्या करता है, बड़े ही आसानी से धन का एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण कर देता है। ठीक है। अगला है मुद्रा प्रणाली में लोच। 7वां पॉइंट है मुद्रा प्रणाली में लोच। जो बैंक होते हैं वो देश की मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता लाते हैं। लोच का मतलब आप समझते होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाया जा सके और जरूरत पड़ने पर उसको घटाया जा सके। जैसे आप कोई देखे होंगे इलास्टिसिटी, जो हमारे अंडरवियर का इलास्टिक होता है, उसको आप ऐसे खींचिए बढ़ जाएगा, फिर छोड़ दीजिए वो अपने जगह आके एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से लोच का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाया जा सके, जरूरत पड़ने पर उसको घटाया जा सके। तो मुद्रा प्रणाली में लोच कैसे उत्पन्न करता है बैंक, इसको समझिए। जब हमारे देश में अधिक रुपए की जरूरत होती है तो बैंक क्या करता है, लोगों को अधिक उधार दे देता है। जब देश में महंगाई बढ़ने लगती है और लोगों का जो क्रय शक्ति होता है उसको कम करना होता है, तो बैंक क्या करता है, ब्याज दर को बढ़ा देता है। ब्याज दर बढ़ जाने से लोगों को लोन पर अधिक ईएमआई और ब्याज देना पड़ता है, जिससे क्या करते हैं लोग कर्ज लेना कम कर देते हैं और उनके पास नकदी कम हो जाती है, जिससे बाजार फिर सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करता है, यानी जरूरत पड़े तो बैंक बाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा सकता है और जरूरत पड़े तो उसको घटा सकता है। और ये कार्य जो है हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण है वो आरबीआई करता है। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो hमारे देश में आर्थिक स्थिति का नियंत्रण करता है। ठीक है। फिर 8वां पॉइंट है, 8वां जो पॉइंट है वो है एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य क्या होता है, इसको अभी मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य, बैंक बहुत से ऐसे कार्य करता है जो अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में, अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में करता है। तो जो भी एजेंसी संबंधी कार्य होते हैं बैंक अपने ग्राहकों की ओर से करता है। तो बहुत सारे कार्य हैं, जैसे ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना, ग्राहक द्वारा लिखे गए चेक बिल हुंडी आदि का भुगतान प्राप्त करना, ग्राहक से प्राप्त चेक बिल हुंडी आदि का भुगतान करना। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनका बैंक
एजेंसी संबंधी कार्य के माध्यम से करता है। तो एजेंसी संबंधी कार्य के बहुत सारे लाभ हैं, जिससे ग्राहकों को सुविधा होती है, उनका समय बचता है, उनका समय जो है अन्य उचित स्थान पर लगता है। ठीक है। 9वां पॉइंट है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना, जो बैंक होता है वो क्या करता है, आपको विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। मान लीजिए आपको दूसरे देश से व्यापार करना है, लेन देन करना है अमेरिका से, तो मुझे अमेरिका से व्यापार करने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस डॉलर की व्यवस्था जो है बैंक करेगा। कौन करेगा? हमारे देश में ये कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है विदेशी विनिमय का संरक्षक होता है, विदेशी विनिमय कोष का। तो हमारे देश में आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। अब कुछ और बैंक भी आ गए हैं जो विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करके देते हैं। ठीक है। तो अब अगर आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत है तो कहां से मिलेगा? बैंक के माध्यम से ही मिलेगा। नैतिक, अगला है 10वां पॉइंट, नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। 10वां जो पॉइंट है वो है नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। देखिए यहाँ 2-3 चीज है। नैतिकता की बात की जा रही है। नैतिकता क्या होता है? बैंक जो होता है हमारे अंदर ईमानदारी, मितव्ययिता, समय पालन, ये इन सभी नैतिक गुणों का विकास हमारे अंदर करता है। वो कैसे करता है? मान लीजिए ईमानदारी की बात करते हैं। अभी इसके पहले मैंने एक टॉपिक में बताया था भुगतान का प्रमाणन। इसमें बताया था कि बैंक जो है, आप बैंक के माध्यम से जो भी लेन देन करेंगे उसका एक प्रमाण आपके बैंक में सुरक्षित है। तो यहाँ पे ईमानदारी झलकने लगती है, लोग झूठ बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनका जो लेन देन है उसका रिकॉर्ड बैंक में है। तो लोगों में एक मजबूरी वश ही कह लीजिए, चाहे जो भी, लोग ईमानदार बनने लगते हैं। ठीक है। तो दूसरा है मितव्ययिता, यानी हमारे अंदर ईमानदारी आ जाएगी, हम मितव्ययी हो जाएंगे और हम समय के पाबंद हो जाएंगे। हम मितव्ययी कैसे हो जाएंगे? जो आम पब्लिक होता है, जो आम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बचतों को बढ़ाएंगे और अपने खर्चों को जो है वो कम करेंगे। तो मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला, यानी हम कम खर्च करें। हम कम खर्च क्यों करते हैं? ताकि जो है हम बचत कर सके और उस बचत को बैंक में डाल करके कुछ ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है बचत को ही प्रोत्साहित करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, बैंक क्या करता है, हमारे खर्चों को कम करता है, इसलिए हमको मितव्ययी बनाता है। फिर है तीसरा समय का पाबंद या समय पालन। बैंक का जो क्रियाकलाप होता है आप जानते हैं 10 से 3 या 4 होता है, उसके अंदर आप बैंक में जाएंगे तो आपका कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको एक समय पालन का भी ध्यान बैंक करवाता है। तो इन सारे गुणों का विकास बैंक करा देता है, आपको नैतिक व आध्यात्मिक वातावरण में ढालने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है राजकीय अर्थ प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। राजकीय अर्थ प्रबंधन में सहायता प्रदान। ठीक है। राजकीय अर्थ प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। अब जो राजकीय यानी सरकारी जो बैंक होता है वो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। उनके जो अर्थ प्रबंधन होते हैं उसमें जरूरत पड़ने पर मुद्रा को देता है और जरूरत पड़ने पर उनसे उधार ले लेता है। तो एक प्रकार से अगर सरकार को किसी क्षेत्र में पैसा लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक से ले लेता है। जब सरकार के पास पैसा सरप्लस होता है तो बैंक में जमा कर देता है। तो जो राजकीय अर्थतंत्र है, यानी जो खर्च की व्यवस्था है, उसको मैनेज कौन करता है? वो बैंक ही करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है बचत को प्रोत्साहन। 12वां पॉइंट है बचत को प्रोत्साहन। बैंक जो है बचत को भी प्रोत्साहित करता है। अभी आपको बताए थे बचत को कैसे प्रोत्साहित करता है। जो व्यक्ति होता है बैंक में पैसा जमा करता है, जिसके बदले बैंक हर खाते पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। जैसे सावधि जमा खाता सबसे ज्यादा ब्याज दर इसी पर मिलता है, या फिर बचत खाता जिस पर लगभग 2.5 से 3% ब्याज दर वर्तमान में भी है। तो ये दोनों खातों पर लोग
पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो गरीब या सामान्य वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं, वे इसमें पैसा बचा करके डालते हैं। और उसके बदले जैसे हम 10,000 रुपये डालते हैं 10 साल के लिए, तो हमें 10 साल के बाद 10,000 का लगभग 17-18 हज़ार रुपये मिल जाए। तो ये जो 7-8 हज़ार रुपये सरप्लस या एक्स्ट्रा होता है वो हमको अधिक है या वो हमारे लिए लाभ होता है। जो गरीब या सामान्य वर्ग होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि ये होती है। तो उससे क्या होता है, लोग जो है बचत करके बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उनको लगता है कि मैं रुपया कुछ बचा करके बैंक में रखूंगा तो जिसका मुझे एक निश्चित लाभ मिल जाएगा। इससे लोग खर्च कम करते हैं और बचत की ओर प्रोत्साहित होते हैं। बचत जो है उनको बैंक में प्रोत्साहित करके जमा करना पड़ता है। अगला है पूंजी का निर्माण। ठीक है, 13वां पॉइंट है पूंजी का निर्माण। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य है बैंक का, पूंजी का निर्माण। क्योंकि देखिए हमारा जो देश है, हमारे देश की आबादी लगभग 1.4 करोड़। ठीक है, यानी 1 अरब 40 करोड़ लगभग है। ठीक है, हमारे देश की आबादी लगभग कितनी है, 140 करोड़ है, यानी 1 अरब 40 करोड़। तो हमारे देश की आबादी का अगर मान लीजिए हर व्यक्ति, आजकल तो हर व्यक्ति का खाता खुला हुआ है। जब मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री जी मान लीजिए, तो इन्होंने हर व्यक्ति का खाता, जनधन खाता खुलवा दिया। तो लगभग हर व्यक्ति का खाता है जो 18 वर्ष से ऊपर है। अब तो 18 वर्ष से नीचे वाले जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनका भी खाता बैंक में खुला हुआ है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से उनको छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, अन्य ऐसी योजनाओं के पैसे मिलते हैं। तो मान लीजिए कि 1 अरब 40 करोड़ लोग, यानी 140 करोड़ लोग अगर 100 रुपए भी बैंक में जमा करते हैं तो कितनी बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, एक बहुत विशाल, बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। तो बैंक क्या करता है, ऐसे ही लोगों से 100, 200, 500, 1000, 2-4 जैसे भी जिनकी जितनी क्षमता होती है उनसे वो बैंक में जमा करवाता है। और बैंक इन छोटी छोटी बचतों को बना करके एक बहुत बड़ा जो है कि पूंजी का निर्माण कर लेता है। जैसे अगर इसको आसान भाषा में समझे तो जो बूंदी वाला लड्डू होता है, आप उसको देखे होंगे, छोटी छोटी बूंदी होती हैं, उन छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ा सा लड्डू बन जाता है। तो वहां पे यही है, एक छोटी छोटी बचत यानी बूंद के समान होती है, और उन बूंदों को मिला करके यानी छोटी छोटी बचतों को मिला करके एक बड़ा सा लड्डू यानी एक बड़ा सा पूंजी का निर्माण हो जाता है। और यही पूंजी जो है फिर देश के विकास में काम में लगाया जाता है। ठीक है, तो पूंजी का निर्माण बैंक बड़े ही आसानी से, आसान तरीके से कर लेता है। फिर है आर्थिक जीवन में स्थिरता प्रदान करना। अगला पॉइंट है आर्थिक जीवन में स्थिरता प्रदान करना। बैंक जो करता है वो आर्थिक जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ अधिक धन हो गया, हम क्या करेंगे, उसको बैंक में डाल देंगे। कभी कभी हमको क्या होता है, धन की आवश्यकता पड़ जाती है, घर में शादी है, कोई बीमार है, बच्चा पढ़ने वाला है, या कोई अकस्मात कोई घटना घट गई, तो इसके लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो भी हम कहाँ से ले लेंगे, बैंक से ले लेंगे। यानी अब हमको घबराने की जरूरत नहीं, हमारा जो आर्थिक जीवन है वो स्थिर हो गया है। जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक से ले लेंगे, ज्यादा होगा तो हम बैंक को दे देंगे। यानी हमारे एक प्रकार से जो जीवन है वो आराम से सीधी पटरी पे दौड़ेगा, उथल पुथल नहीं होगा हमारे जीवन में। ठीक है, तो हमारा जो आर्थिक जीवन है बैंक उसमें जो है स्थिरता लाती है। जरूरत पड़ेगा तो हम बैंक से लेंगे, अगर नहीं पड़ेगा तो हम अपने पास रखेंगे, या फिर ज्यादा बच गया तो उसको हम बैंक में डाल देंगे। तो इस प्रकार 14वां पॉइंट हो गया। 15वां देखते हैं पूंजी व कौशल का एकीकरण। 15वां पॉइंट है पूंजी व कौशल का एकीकरण। ठीक है, पूंजी व कौशल का एकीकरण, यानी यहाँ पे पूंजी और कौशल, कैपिटल और स्किल दोनों को हम मिला देते हैं। कैसे, बैंक कैसे मिलाता है दोनों को, यानी देखिए जो गरीब व्यक्ति होता है जिसके पास कौशल है, साहस है, हिम्मत है कि वो कोई बड़ा बिजनेस करने की सोच रहा है, उसके पास कोई नई आइडिया है, लेकिन वो लाचार है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैसा है, पूंजी है, लेकिन कोई व्यापार करने की उसके पास साहस नहीं है, उसके पास कोई कौशल नहीं है। तो इन दोनों को बैंक जो है मिलाता है। वो कैसे मिलाता है इसको समझते हैं।
जो अमीर व्यक्ति होता है, जिनके पास साहस नहीं है, वो अपना पैसा कहाँ जमा करेंगे? बैंक में। वो पूंजी चली गई बैंक के पास। फिर वो गरीब व्यक्ति जिसके पास साहस और कौशल है लेकिन पूंजी की आवश्यकता है उसे व्यापार करने के लिए, तो बैंक जो है उसी गरीब व्यक्ति को रुपया उधार दे देगा और फिर वो व्यक्ति उसी रुपए से अपना व्यापार बढ़ाएगा। व्यापार बढ़ा होगा, डेवलप होगा, जिससे क्या होगा? पूंजी और कौशल का मिलान हो जाएगा, दोनों का एकीकरण हो जाएगा। अगर बैंक ना होता तो जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास साहस नहीं है, उसके पास पैसा भरा कर धरा रह जाता, किसी काम में नहीं आता। लेकिन अगर गरीब व्यक्ति के पास कौशल था तो बैंक के माध्यम से वो पूंजी जो है गरीब के पास आ गई और उसने उसका व्यापार प्रारंभ किया और अधिकाधिक लाभ कमाया, जिससे उसका खुद का और देश का विकास संभव हो पाता। तो बैंक जो है पूंजी व कौशल का एकीकरण करके हमको बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। ठीक है, अब है ग्रामीण विकास में सहायक। अगला है 16वां पॉइंट, ग्रामीण विकास में सहायक। बैंक जो है ग्रामीण विकास में सहायक है। कैसे है इसको समझते हैं। पहले जो है जब बैंकों का निर्माण नहीं हुआ था, यानी बैंक जब हमारे देश में नहीं थे या नाम मात्र के थे, यानी 1950, 55 या 60 का हम समय देखते हैं आजादी के बाद वाला, तो उस समय क्या था? हमारे देश में देसी बैंकर, साहूकार, महाजन इस टाइप के व्यक्ति थे जो गांव में किसानों को जरूरत पड़ने पर उधार देते थे। कई सारे फिल्मों में आप देखे होंगे कि जो साहूकार होते थे उनका ब्याज दर जो है इतना बड़ा होता था कि किसान जो लोन लेता था वो अपना जमीन और घर गिरवी रखता था और लास्ट में साहूकार उसको जमीन और घर को भी हड़प लेता। तो बहुत सारे किसानों को यातनाओं का सामना, दुखों का सामना करना पड़ता था। तो उनकी उस स्थिति को दूर करने के लिए, ग्रामीण विकास को मदद करने के लिए बैंक जो है बहुत कारगर साबित हुआ है। अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की बहुत सारी शाखाएं खुल गई हैं। किसान को अगर खेत की बुआई करने के लिए बीज की, खाद पानी की, उर्वरक की आवश्यकता है तो वो क्या करता है? बैंक से रुपया उधार ले लेगा 6 महीने के लिए और फसल की बुआई करेगा और फसल की कटाई करके बेच करके वो फिर उसी पैसे को बैंक में डाल देता है। आजकल चलता है वो जो क्या बोलते हैं, उसको नाम नहीं याद आ रहा है उसका, उसके माध्यम से जो है बैंक जो है किसानों को उधार देता है। किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं उसको, केसीसी के माध्यम से जो है बैंक किसानों को उधार देता है और इस पर ब्याज की दर जो होती है बहुत कम होती है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ग्रामीण विकास में बैंक जो है बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है ग्रामीणों के लिए, क्योंकि जो महाजन और साहूकार होते थे वो किसानों का, ग्रामीण व्यक्तियों का खून चूस लेते थे, यानी शरीर तो बचता था लेकिन शरीर में से प्राण निकाल लेते थे। लेकिन ये जो बैंक आए उन्होंने महाजनों और साहूकारों की जो स्थिति थी उसको डाउन कर दिया और किसानों की स्थिति को ऊपर कर दिया। ठीक है, अगला है चेक के प्रयोग में वृद्धि। 17वां पॉइंट है चेक के प्रयोग में वृद्धि। चेक के प्रयोग में वृद्धि। देखिए जो बैंक होता है वो केवल चेक ही नहीं, जितने भी साख मुद्रा होती हैं उन सबके प्रयोग में वृद्धि करता है। साख मुद्रा यानी जैसे चेक है, विनिमय पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी है, यात्री चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये सब जो है ये साख मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। और बैंक क्या करता है? इनके प्रयोग में वृद्धि करता है। अगर बैंक नहीं होता तो साख पत्रों का चलन भी नहीं होता। बैंक के आने की वजह से ही साख पत्रों का, साख मुद्राओं का निर्माण हुआ, जिनमें चेक प्रमुख है। आजकल हर व्यक्ति चेक से परिचित है, चेक का प्रयोग करता है। ज्यादातर लोग चेक का प्रयोग करना सीख गए हैं या फिर सीखना चाहते हैं। तो चेक के प्रयोग में वृद्धि कैसे संभव है? वो बैंक के माध्यम से ही है। यदि बैंक ना हो तो चेक कल्पना भी नहीं की जा सकती। चेक बैंक के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, लास्ट पॉइंट है व्यापार में सहायक। 18वां और लास्ट पॉइंट है व्यापार में सहायक। जो बैंक होता है व्यापार में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है इसको समझते हैं। देखिए जो व्यापारी होता है उसे उधार की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं उनका बहुत सारा पैसा उधार में इधर उधर लगा होता है या पूंजी फंसी होती है, तो उनको कुछ और उधार की जरूरत पड़ती है, तो उस उधार को जो है बैंक ही देता है। बैंक के माध्यम से फिर उनका व्यापार चल पड़ता है। केवल हम उधार और मुद्रा तक ही हम बैंक को सीमित नहीं करेंगे। बैंक जो है
व्यापारियों के और भी बहुत सारे कार्य करके इनको सुविधा प्रदान करता है, जैसे एजेंसी संबंधी कार्य कर देता है, साख मुद्रा का निर्माण कर देता है, साख प्रमाण पत्र जारी कर देता है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था कर देता है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यापार में बैंक की मदद से हम व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा जो बैंक के कार्य हैं, कुल कितने 18 कार्यों को हमने देखा। ये तो मूल कार्य हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम गिन नहीं पाते हैं। तो ये जो है सब बैंक के कार्य हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बैंक के प्राथमिक कार्य और बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य और बैंक की विविध कार्य का वर्णन किया था। आज हम लोगों ने बैंक का कार्य या बैंक की महत्व या बैंक का लाभ या बैंक की आवश्यकता के बारे में देखा।